नमस्कार दोस्तों। आज हम जो हमारी वीडियो है उसमें हिंदी भाषा का जो उद्भव और विकास है, जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसको इस वीडियो में हम करेंगे। कल हमने जो हमारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है उसमें जो हिंदी की उत्पत्ति, जो हिंदी शब्द है हमारा, वो किस भाषा से लिया गया है और कैसे कैसे उसका उद्भव और विकास होता है उसके बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। आज हम इस वीडियो में हमारी जो वैदिक और जो लौकिक संस्कृत है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पाली, प्राकृत, ब्रज जो भी भाषाएं धीरे धीरे हम उनको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास है। उसमें जो सबसे पहली बात है हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बारे में हम जानते हैं। देखिए, थोड़ा सा कल हमने पढ़ा था वैदिक, जैसा कि इस शब्द से ही हमें पता चलता है कि वैदिक की वेदों की ये भाषा थी। ठीक है, वेदों की भाषा थी और इसमें ऋग्वेद की रचना की गई। ऋग्वेद की जो रचना है वो वैदिक संस्कृत में की गई थी, क्योंकि इसमें संस्कृत के शब्द बहुत अधिक थे। संस्कृत के शब्द अधिक होने के कारण ये भाषा बहुत ही, वैदिक जो संस्कृत है वो बहुत जटिल होती चली गई थी। पाणिनि, अब इसके बाद देखते हैं इसको, जो वैदिक है संस्कृत है, इसको पाणिनि ने क्या कहा था, तो छांदेस नाम से इसको पुकारा था। इसका नाम दिया छांदेस, किसने, तो पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने इसका नाम छांदेस दिया। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत में, तो 3 इसमें लिंग है, 3 वचन है और 8 कारक है। ये महत्वपूर्ण है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग है, 3 वचन है और 8 कारक है। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वैदिक संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर 9 माने गए हैं। ठीक है, मूल स्वर 9 हैं और संयुक्त स्वरों की अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त स्वर हैं 4। कुल अगर हम बात करें, कुल स्वर, तो कुल स्वर कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, 13 कुल स्वर है। मूल स्वर 9 है, जिसमें ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, री और लृ। ठीक है, ये 9 जो हैं मूल स्वर माने गए हैं, इनको याद रखेंगे। और 4 संयुक्त स्वर ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ए, आई, ओ और औ, ये 4 मूल स्वर माने गए, संयुक्त स्वर माने गए हैं, इनको हम याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कुल व्यंजनों की संख्या है 39। ठीक है, अब उनमें हम बात करते हैं तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, कहाँ कहाँ से इनका उच्चारण होता है, जो इनके उच्चारण स्थान हैं, जो व्यंजन बताए हैं हमें, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंठ से, कंठ कैसे, कंठ से यहां से शुरू करते हैं, क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, सभी से 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, 5 इसमें, तो ये हो गए 25। और अब उसके बाद बात करते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 3, श, स और श। ठीक है, 3 इसमें उष्म व्यंजन माने गए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करते हैं कुल स्वर और व्यंजन इसमें, तो 52 माने गए हैं वैदिक संस्कृत में। ठीक है, वैदिक संस्कृत में कुल 52 इसमें माने गए हैं। अब अगर हम इसमें बात करते हैं अघोष, सघोष, जिसके बारे में नेट के पेपर में हमसे लगभग, या और भी जो हिंदी साहित्य के हमारे से जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अघोष है, सघोष है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं, इसमें अघोष और सघोष की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें अल्पप्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं, अल्पप्राण, ध्वनियां और महाप्राण। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं, इनको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर वैसे याद नहीं होते हैं तो पहला है अल्पप्राण, ये है महाप्राण, तीसरा है अल्पप्राण, ठीक है, ये है महाप्राण और ये है
अल्प प्राण। ठीक है, अब हम देखते हैं अल्प प्राण की बात करें। देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण ध्वनियां कौन कौन सी होंगी, तो हम देखते हैं पहला, ठीक है, तीसरा और पांचवा। ठीक है, ये हमारी अल्प प्राण ध्वनियां होंगी, पहला, तीसरा और पांचवा। तो पहला कौन सा हो गया, क, ग और ड। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं प्रत्येक जो है इसका पहला, तीसरा और पांचवा, ये होंगे अल्प प्राण ध्वनियां। अब हम बात करते हैं महाप्राण ध्वनियां। महाप्राण ध्वनियां देखिए कौन कौन सी बच गई, तो महाप्राण में 2 और 4, क्या बच गया, ख और घ। ठीक है, इसमें 2 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं 1 3 5 ट्रिक से अगर याद करना चाहे तो, और 2 और 4। अल्पप्राण ध्वनियां क्या होती हैं उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो अल्पप्राण ध्वनियां वे होती हैं जिसको बोलते समय हमारे मुख से कम, उसको जो जो ध्वनियां हम बोलते हैं, जैसे किसी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ड, तो जो उसके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो ध्वनियां उच्चारित होती हैं उसमें जो हम जोर लगाते हैं, जिसपे अधिक बल पड़ता है वो महाप्राण होंगे, और जिसपे कम बल पड़े, जिसपे अगर अल्पप्राण क्या है, जिसको बोलते समय कम बल का प्रयोग हो। ठीक है, और इसमें अधिक बल लगाना पड़ता है जब हम बोलते हैं इस पे ख, ख, ख। ठीक है, जैसे इसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, और ये जो अल्पप्राण है क, क, ग, ड। ठीक है, च, ज और ण। तो इसमें अधिक, महाप्राण में क्या होगा, अधिक बल लगे। ठीक है, उसको कहेंगे महाप्राण। तो जो अघोष और सघोष की हम बात कर लेते हैं, अघोष और सघोष। अघोष और सघोष क्या होते हैं, देखिए जो अघोष होते हैं वो पहला और दूसरा, इसमें पहला और दूसरा, और जो बच गए वो 3 4 और 5, ये याद रखेंगे हम। अघोष में पहला और दूसरा क और ख, इसमें जो है बच गए वो तीसरा, चौथा और पांचवा, क्या बच गया, ग, घ और ड। ठीक है, तो ये हो गए अघोष और सघोष। वैदिक संस्कृत की हम बात करते हैं तो हमने उसमें जाना कि जो वेदों की भाषा होती है उसको हमने वैदिक संस्कृत में के माध्यम से पढ़ा। जो वेदों के समय जिसकी रचना की गई थी, जो वेद जब लिखे जाते थे जैसे ऋग्वेद है, उसमें संस्कृत भाषा जो है उसको उसका बोलबाला था। तो वेदों के अंदर संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा थी उस समय की, वो बहुत ही जटिल भाषा थी जिसको लोग आसानी से समझ नहीं पाते थे। ठीक है, उसके चलते उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उससे थोड़ा सा गैप बनना शुरू हो गया संस्कृत भाषा में। तो लौकिक जो लोक की भाषा है, हमारे आम बोलचाल की भाषा है, लोगों ने उस पर बल देना प्रारंभ कर दिया। तो वैदिक संस्कृत के अंदर कुल कितनी ध्वनियां मानी गई थी, तो अगर हम बात करें तो 52। ठीक है, जिसमें 13 स्वर थे और 39 व्यंजन माने गए थे। ठीक है, और 3 उसमें व्यंजन थे, श, श और श। ठीक है, उसके बाद हमने ये जाना कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इसमें अल्पप्राण, महाप्राण, फिर अल्पप्राण, महाप्राण, इसको हम ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो वैदिक संस्कृत है उसके बाद लौकिक के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। जो
लौकिक संस्कृत है, उसके बारे में हम देखेंगे। लौकिक संस्कृत है, उसका जिक्र सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, तो जो पाणिनि है, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इसके अंदर जो है लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत के शब्द बहुत अधिक हैं। ठीक है, जो लोक में प्रचलित थी। अब अगर इसमें हम बात करते हैं तो जो वैदिक संस्कृत थी, वैदिक में कितने थे, कुल बात करें तो 52, उसमें घट के 4 ये ध्वनियां इसमें कम हो गई, तो जो लौकिक संस्कृत में कितनी बच गई थी, 48। ठीक है, इसमें 48 ध्वनियां शेष रह गई थी, इसमें थी तो 52 थी, अब ये 4 घट के इसमें कितनी 48 ध्वनियां इसमें शेष रह गई। ठीक है, तो लौकिक संस्कृत के ये थी, इसमें पाणिनि ने जो अपनी रचना लिखी थी, जो व्याकरण ग्रंथ था इसका जो है अष्टाध्यायी, इसकी रचना लौकिक संस्कृत में की गई थी। ठीक है, और इसमें जो ध्वनियां है वैदिक संस्कृत में 52 थी, और इसमें आते आते 4 ध्वनियां लुप्त हो गई और 48 ध्वनियां इसमें शेष रह गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं आती हैं। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषाएं, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो है पाली भाषा, पाली। ठीक है, पाली के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाली का समय कब से कब तक माना गया है। तो पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक इसका समय माना गया है। ये जो है हमसे पूछेगा कि जो मध्यकालीन आर्य भाषा जो है उसकी प्रारंभ, जो प्राथमिक भाषा, प्रथम भाषा, हमसे पूछेगा मध्यकालीन आर्य भाषा की शुरुआत, तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे वैदिक संस्कृत, ठीक है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और पाली या प्राकृत। ठीक है, तो जो मध्यकालीन हमारी भाषाएं हैं उनका प्रारंभ जो है सबसे पहले वैदिक पाली से माना गया है। जो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पाली से। पाली की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो व्युत्पत्ति किससे मानी गई है पाली की, तो पल्ली या पल्ली शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। पल्ली का जो अर्थ होता है वो होता है ग्राम, ग्राम्य भाषा। ठीक है, कि ग्राम्य भाषा, गांव की भाषा, इसलिए इसका नाम पाली। या फिर इसकी बात करें हम, पाली इसका नाम क्यों पड़ा, जो पाटलिपुत्र जिसका संबंध अशोक से था, ठीक है, उसके कारण इसका नाम, पाटलिपुत्र के कारण इसका नाम क्या है, जो है पाली पड़ा। ठीक है, पाटली मतलब मगध की, मगध की भाषा, पाटली मगध की भाषा। ठीक है, यह अशोक की राजधानी थी, अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। तो पाटली, उससे उसका अभिप्राय हुआ कि मगध की भाषा। पीछे भी नेट में हमसे प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न देखिए कि पाली के बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से गलत है। तो हमसे ये सारी चीजें पूछी गई थी कि पाली का जो ग्राम, ये पाली है जो ग्राम की भाषा है, या फिर हमसे पूछा गया था कि पाटलिपुत्र, पाटली का अर्थ मगध की भाषा से है। तो ये चीजें हमें याद रखनी होगी। इसका समय 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी से तक माना गया है। इसके अगर पाली में हम बात करें तो देखिए, पाली में जो रचनाएं हुई वो बौद्ध की, बौद्ध के जो ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है, पाली, इसके अंदर बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक की रचना तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है,
जो त्रिपिटक है महात्मा बुद्ध है जो, उसमें बौद्ध धर्म के जो बारे में बताई गई हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है। पाली के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो विद्वान हुए। एक का नाम सबसे पहले जो व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, देखिए पाली में जो व्याकरण ग्रंथ लिखे, सबसे पहला है कच्चायन और दूसरा है मोगलायन। ठीक है, इन्होंने अपने अपने ग्रंथ लिखे, कच्चायन और मोगलायन। ठीक है, तो इन्होंने अपना व्याकरण लिखा, ग्रंथ लिखा कच्चायन व्याकरण, मोगलायन व्याकरण ग्रंथ। ठीक है, इनकी भाषा क्या थी कच्चायन और मोगलायन की? तो पाली। ठीक है, अब पाली में अगर हम बात करते हैं, ध्वनियां कुल कितनी बच गई थी जो वैदिक और लौकिक में घटती हुई आ रही थी? वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत में कितनी थी? तो 52 थी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई थी? 48। अब अगर हम बात करें पाली, तो जो पाली है उसमें पहुंचते पहुंचते, पाली भाषा तक पहुंचते पहुंचते जो ध्वनियों की संख्या है वो 41 मानी गई है। ठीक है, 41 ध्वनियां हैं जो मानी गई है, कच्चायन के अनुसार है, कच्चायन ने इनको माना है 41 ध्वनियों को। अगर मूल जो स्वर हैं, इसमें मूल स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? हमसे पीछे दे पूछा भी था 8, 9, 10, 11, इन चारों में, तो कंफ्यूज नहीं रहना है हमें। ठीक है, जो सर्वसम्मति से इनकी संख्या मानी गई है वो कितनी मानी गई है मूल स्वरों की संख्या? तो हम अगर बात करें सर्वसम्मति से 10 स्वर माने गए। ठीक है, कितने? 10 स्वर माने गए पाली भाषा में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो हर्ष और दीर्घ स्वर इसमें कितने कितने हैं, तो अब बात करते हैं पाली में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर जिसमें छोटी मात्राएं होती हैं, दीर्घ मतलब बड़ा, नाम से पता चल रहा है दीर्घ, वही स्वर जिसमें डबल मात्राएं आती हैं। जैसे अब इसमें बात करें ए, ई और ए, ये ओ को ऐसे लिखते थे। ठीक है, ये है हर्ष स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर कितने माने गए? तो 4 माने गए। दीर्घ स्वर की बात करते हैं, आ, बड़ी ई, उ, ए और ओ। ठीक है, ये कितने माने? 5। कुल स्वर कितने हो गए? तो 9। ठीक है, लेकिन जो सर्वसम्मति से इसमें माने गए थे वो 10 स्वर इसमें माने गए हैं। ठीक है, इसमें जो ये ए है, कहाँ है ए? इसके स्थान पर ये ए हो गया। ठीक है, ए के स्थान पर ए हो गया, सॉरी ऐसे, इसके स्थान पर ये हो गया था, ये लुप्त होके ए हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है औ, औ के स्थान पर क्या हो गया? औ का लोप होके क्या हो गया? ओ। ठीक है, ये लुप्त होके ओ में चला गया, बदल गया। और ये जो हमारा स और ये स है, ये बदल कर किस में चला गया? इस स में। ठीक है, बदल कर इनका लोप होकर श और श का लोप होकर ये स बन गया, औ का लोप होके ओ बन गया, आई का लोप होके ए बन गया। ठीक है, पाली जो है इसमें बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक की रचना इसमें की गई थी, बुद्ध धर्म के जो विनय पिटक, अभिधम, इसका वर्णन इसमें, जिसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, उनके जो ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है। इसमें 2 व्याकरण ग्रंथ लिखे गए, कच्चायन और मोगलायन। ठीक है, मोगलायन तो जो पाली भाषा में लिखी गई थी। अब इसमें वैदिक में जो 52 थे 48, और इसमें कुल घटकर कितने आ गए थे? तो 41। ठीक है, 48 से घट के 41 जो ध्वनियां बच गई थी। इसमें मूल स्वर सर्वसम्मति से इसमें 10 माने गए हैं। ठीक है, हर्ष स्वर ये माने गए हैं ए, ई, ए और औ, और दीर्घ स्वर इसमें आ, ई, उ, ए, ओ। ठीक है, ए का लोप, आई का लोप होकर ए हो गया, औ का लोप होकर ओ हो गया, श और श का लोप होकर श हो गया।
ठीक है, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। और जो आज का हमारा इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही करेंगे। आगे की जो है, जो हमारी जो भाषाएं बच गई, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसैनी, धीरे धीरे कैसे फिर हिंदी का विकास उद्भव होता है, राजभाषा राष्ट्रभाषा बनती है। और उससे पहले हम जो है बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं, बोलियां हैं, शौरसैनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, उन सब के बारे में हम इसमें विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से जो शौरसैनी अपभ्रंश है उसमें जो कोरवी जो भी मतलब बोलियां उसमें बोली गई थी। ठीक है, 5 उपभाषाएं जो हैं, अर्धमागधी, मागधी में किस प्रकार से जो हमारे नेट में प्रश्न उससे पूछे जाते हैं, तो उनको हम आगे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, उसमें हम ये सब चीजें विस्तार से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ।